गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आप में से कुछ लोगों ने रिवीजन टेस्ट 1 नहीं दिया है। आप सबको रिवीजन टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। उसका रीजन आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है और आप लोगों की साइड बाय साइड तैयारी हो जाती है। जब आप पढ़ते हैं उसमें कोई डाउट होता है तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम डे पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आपको रिवीजन टेस्ट में जरूर अपीयर होना है। जिन लोगों ने रिवीजन टेस्ट 1 नहीं दिया वो रिवीजन टेस्ट 2 जरूर देंगे। सब लोग अपीयर होंगे टेस्ट में। ओके, आप लोगों का टेस्ट आज है। ठीक है, सब लोग टेस्ट बहुत अच्छे से करेंगे। राइट, हम लोग चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रामर हम लोग डिस्कस कर चुके हुए पहले सारी, और अनुच्छेद भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 2, 4, 6 एंड 8। चैप्टर 2 निकाल लो सब लोग। नौनिहाल ये सब मत करो बेटा प्लीज। पाठ नंबर 2 है दादी माँ। कौन मुझे बताएगा दादी माँ पाठ में हमने क्या पढ़ा था? रेज योर हैंड्स। क्या पढ़ा था हमने दादी माँ पाठ में? और कोई? हार्दिक। ओके, यस जसलीन। यस मैम, दादी माँ पाठ में लेखक को एक पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि लेखक की दादी माँ अब नहीं रही और ये पढ़कर उन्हें अपने बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं और उन्हें दादी की विशेषताएं याद आती हैं, किशन भैया की शादी भी, और अपना सभी बचपन का समय उन्हें याद आ जाता है। ओके, राइट। दादी माँ पाठ जो है इसमें 3 हिस्से हैं। जब आप पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू की कुछ पंक्तियों में लेखक वर्तमान में है, जहां उसे लगता है कि जब वो अपने परिवार से दूर है तो वो घबरा जाता है। जरा सी प्रतिकूलता आती है, जरा सी कठिनाई आती है तो वो घबरा जाता है। उसे होम सिकनेस फील होती है कि उसे अपने घर जाना है, उसे अपनी दादी की याद आती है। उस समय उसके कुछ दोस्त, उसके मित्र, उसके जो सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, वो उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में घर जाएंगे, जब छुट्टी मिलेगी तब घर हो आना। इस तरह से उसके जो शुभ चिंतक हैं वो उसके मुंह पर उसको प्रसन्न कर देने वाली आने वाली छुट्टियों की बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसे कमजोर कहते हैं कि जरा सी प्रतिकूलता आती है और वह घबरा जाता है। और लेखक हर बार सोचता है कि अब कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, हमेशा ठीक रहेगा। लेकिन अचानक ही आंखों के सामने एक धुंधली छाया आ जाती है। अब यहाँ पर लेखक अपने बीते हुए समय के बारे में सोचता है, अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, जिसमें वो दादी माँ के बारे में सोचता है। दादी माँ के बारे में उसको क्या क्या बातें याद आती हैं? सबसे पहले उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं। झाग भरे जल में नहाना, जब कवार का महीना है तो इसलिए उसने कई तरह की घासों के नाम लिए हैं। आपने, अगर आपको याद हो,
वन प्याज, साई, मोथा, ठीक है। इस तरह के उसने घासों के नाम लिए हैं कि गांव में जहां पर मेड़ बनी होती है वहां पर घासें इकट्ठी हो जाती हैं और एक गंध आती है, खुशबू आती है, जो खुशबू उसे बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि बरसात में थोड़ा थोड़ा भीगना अच्छा लगता है। और हर मौसम की अपनी चीजें होती है, हर मौसम की अपनी खाने की चीजें होती है। जैसे आजकल बरसात का मौसम है ना, तो बरसात में अलग तरह की चीजें खाई जाती हैं। आगे सर्दियों का मौसम आ जाएगा, कुछ अलग तरह के खान पान होंगे। गर्मियों में अलग तरह के खान पान होते हैं। वो चीजें उसे याद आती हैं और उसे याद आता है कि किस तरह से वो झाग वाले जल में, तालाब में उछलता कूदता था। और कहता है कि मुझे हल्का हल्का बुखार होना हमेशा से अच्छा लगता है, लेकिन इस बार जब उसे बुखार हुआ तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसके लिए दादी माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। जब उसे बुखार हो गया था तो दादी माँ ने परेशानी में आकर किस तरह से उसकी सेवा की थी, क्या क्या किया था दादी ने? हाँ जी अर्शिया। हम्म। दाल चीनी का लेप किया। ओके। और ओके, बैठो। जब लेखक बहुत बीमार हो गया तो दादी उसके माथे पर दालचीनी का लेप करती, उसके हाथों पैरों को एक कपड़े से सहलाती रहती, उसे साबूदाने की खिचड़ी बना करके देती, रात भर उसकी चारपाई के पास बैठी रहती, उसे पंखा पंखे से हवा देती रहती, और कभी उसे पीपल की छाल से छौंक लगी हुई चीजें देती। इस तरह से उसने कई सारे उपाय किए। और इसके अलावा किसी किसी शक्तिधारी और शक्तिधारी के चबूतरे से भस्म ले आई थी, वो भी उसे दी। इतना बीमार हो गया था लेखक कि उसकी दादी ने कई तरीकों से उसकी सेवा की, कभी उसका सर छूती, कभी उसका पेट छूती। और घर वालों को ये पूछ पूछ कर परेशान कर देती थी कि कोई बीमार के घर में आकर सीधे से अंदर आकर तो नहीं चला गया, कि कहीं इसे किसी की कोई नजर तो नहीं लग गई है। इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती। और दादी माँ को आस पास के गांव की कई तरह की दवाइयों का बहुत ही ज्ञान था, कई तरह। और वो पेट छूकर, सिर छूकर बता देती थी कि किसी को निमोनिया हुआ है, मलेरिया हुआ है, या सरसाम है, भूत प्रेत तक की बातें भी वो कर देती थी। यानी कि उसे इतना ज्ञान था उसे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेखक ये कहता है कि बीमार तो मैं अब भी होता हूँ, फिर उसे याद आने लगता है कि बीमार होता हूँ तो डॉक्टर को बुला लेता हूँ, और कभी कभी मैस महाराज जो है वो खाना भी पका कर दे जाता है, लेकिन वो बात नहीं बनती जो दादी की सेवा में थी। इससे हमें दादी के पक्ष की कौन सी बात पता चलती है कि दादी कैसी थी, उसके चरित्र की कौन सी बात पता चलती है? दादी माँ के स्वभाव की कौन सी बात हमें पता चलती है? जितना हमने पढ़ा, कौन सी बात पता चलती है, वो कैसी थी? ओके, सेवा भाव वाली। और दवाइयों की जानकारी रखने वाली। दवाइयों की जानकार थी, ठीक है।
हमने पढ़ा शक्तिधारी के चबूतरे से राख ले आई, तो उससे पता चलता है कि अंधविश्वासी भी थी, लेखक का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, तो सेवा भाव वाली भी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेखक को किशन भैया की शादी के दिन याद आते हैं। उसका भाई किशन, उसकी शादी के दिन थे। उन दिनों अक्सर दादी घर से गायब रहती और जब घर आती तो सारा घर सिर पर उठा लेती। दादी को ऐसा महसूस होता था कि अगर वो कोई काम नहीं करेगी तो कोई भी काम नहीं होगा, घर के कामों में रुचि लेने वाली, ठीक है। साथ ही उसे याद आता है उन दिनों में रामी की चाची धन्नो जिसका नाम था, उसकी बेटी की शादी थी। उसने दादी से कुछ कर्जा उधार ले रखा था, कुछ रुपए उधार ले रखे थे, कर्जा लिया हुआ था। दादी ने उससे कहा कि रुपए अब लौटाने का समय है, तो उसने कहा कि अगली फसल में दूंगी। दादी ने उसे बहुत जोर से डांट लगाई कि क्या तुम्हारी खातिर अब दूसरी फसल होगी, ऐसे नहीं होता। बहुत कठोर स्वभाव दिखाया अपना। लेकिन जब उसे पता चला कि धन्नो की बेटी की शादी है तो उसने पिछला सारा कर्जा माफ कर दिया और ऊपर से उसे 10 रुपए और दे दिए और साथ में कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, उसकी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इससे क्या पता चलता है, दयालु थी। दयालु स्वभाव की, ठीक है। लेखक ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने उसे ऐसे देखा कि एक दिन पहले तो उसे डांट रही थी, अब उसका सारा कर्जा भी माफ कर दिया और ऊपर से और पैसे भी उसको दे दिए। उसके बाद लेखक को याद आता है कि जब किशन की शादी थी, किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। उस समय जो कोई नाटक प्ले किया जाता था, रोल प्ले किया जाता था, औरतें ही उसको करती थी, आदमियों को, पुरुषों को उसमें आने की मनाही थी। तो कहता है कि जब शादी के लिए सब लोग चले गए तो वह थोड़ी देरी से वहां पहुंचा, तो इसलिए जा नहीं पाया और मुंह सिर लपेटकर बरामदे में ही लेट गया, जिससे कि सबको पता ना चले कि वह जाग रहा है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हंसी मजाक हुआ कि उसकी हंसी छूट गई और देबू की माँ ने उसे पकड़ लिया कि तुम जाग रहे हो, तुम अभी सोए नहीं हो। और दादी ने उससे कहा था कि ये भी बच्चा है, इसको यहीं पर पड़ा रहने दो। तो उसने ये कहा कि क्या ये बच्चा है, हमारी बातें सुनकर हंसता है, बच्चे को क्या समझ आई इन बातों की। उस समय भी दादी ने उसे बचाया, उससे उसे बचा लिया था। फिर उसके बाद लेखक को याद आता है, अपने घर की आर्थिक स्थिति याद आती है। आर्थिक स्थिति का मतलब है इकोनॉमिक कंडीशन। लेखक को याद आया कि जब उसके दादाजी का श्राद्ध था, दादाजी की मृत्यु हो गई, जब दादाजी का श्राद्ध था तो तो दादी के मना करने के बावजूद भी पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर बहुत ही रुपए खर्च कर दिए और वो रुपए उनके अपने घर के नहीं थे, जिस कारण उन्हें बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। एक दिन लेखक के पिता और भाई बैठे इसी दुविधा में थे, परेशान थे। दादी माँ ने उनकी परेशानी देखी और उन्हें अपने 2 कंगन निकालकर दे दिए, जो कि सोने के कंगन थे। जब लेखक के पिता ने मना किया तो दादी ने कहा कि पुराने लोग आगा पीछा देख लिया करते थे। आगा पीछा देख लिया करते थे का क्या मतलब है कि वर्तमान में चाहे किसी कमी में जी लें, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचते थे। भविष्य के लिए रुपए, पैसे, गहने थोड़े बहुत बचा कर रखते थे कि कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है। जब दादी ने उन्हें वो कंगन दिए तो उन कंगनों से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ
उस समय उस मुसीबत से दादी ने उन्हें निकाल लिया। तो लेखक को उस समय अपनी दादी शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी, शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। ऐसी देवी जिसने श्राप को खत्म कर दिया था। आर्थिक संकट होना बहुत बड़ा श्राप था, और ऐसी देवी महसूस हुई जिसने अपने कंगन देकर उस शाप को खत्म कर दिया था। लेखक को जब ये सब बातें याद आई, अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत कुछ याद आया, तो अचानक धुंधली छाया जो थी वो हटने लगी, और लेखक के सामने एक कागज था जिस पर लिखे हुए शब्द उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कि चींटियां हो, कतार में चल रही चींटियां हो। और उसमें उसके भाई ने लिखकर भेजा था, दादी माँ नहीं रही। यानी कि पाठ के अंत में हमें पता चलता है, जब लेखक को अपने भाई का यह पत्र मिला था कि दादी माँ नहीं रही हैं, तब लेखक को अपना बचपन याद आ रहा था, दादी की सब बातें याद आ रही थी। दिस इज द चैप्टर। एनी डाउट? किसी को समझ में ना आया हो? सबको समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लें बेटा। एवरीथिंग इज क्लियर? शो मी थंब इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बस 3 लोगों को समझ में आया और किसी को समझ में नहीं आया? ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली कविता है बेटा, कविता है कठपुतली। किसकी लिखी हुई कविता है? किसकी लिखी हुई कविता है? जल्दी बोलो। कवि के लेखक के नाम याद नहीं है आप लोगों को अभी भी? हाँ जी, भवानी प्रसाद नहीं, प्रसाद। प और र अलग अलग नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र। बेटा कवियों और लेखकों के नाम आपने याद करने हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, कठपुतली, कठपुतली वर्ड सुन के क्या पता चलता है हमें? मतलब मन में क्या विचार आते हैं? डॉल, गुड़िया। ओके, कैसी गुड़िया? मनोरंजक। ओके, राजस्थान के कपड़ों में। ओके, और बांधी हुई। ओके, धागों के साथ बंधी हुई। ओके, धागों के साथ बंधी हुई, नाचने वाली एक ऐसी गुड़िया जो काठ की बनी है, लकड़ी की बनी है, कठपुतली है। एक पुतला है जो दूसरों के इशारों पर नाचता है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। ऐसी कठपुतली जो बोल रही है और अपने मन के भाव बता रही है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस कविता में कवि ने कठपुतली के भावों को बताया है। कठपुतली के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि कोई भी मनुष्य गुलाम नहीं रहना चाहता। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, आजादी चाहता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहता है। एक निर्जीव कठपुतली भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है,
धागों से बंधी कठपुतली एक दिन गुस्से से उबल पड़ी, गुस्से से बोली, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगाए हैं? मुझे इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे अपने पांव पर खड़े होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियां। जब बाकी कठपुतलियों ने उसकी बात सुनी तो बाकी कठपुतलियां भी कहने लगी कि हमें भी आजाद होना है। बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, मन के छंद छुए, इसका मतलब है अपने मन की मर्जी किए। कहती हैं कि हमें अपने मन की मर्जी किए बहुत समय हो गया है, हम अपने अनुसार जीवन नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए हमें भी आजाद होना है। मगर लेकिन पहली कठपुतली सोचने लगी, उसके मन में ये बात आई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसने कहा कि आजाद होने की ये इच्छा मेरे मन में क्यों जागी, ये प्रश्न उसके मन में क्यों आया? कोई बताएगा? हाँ जी, ओके। लेकिन उसके मन में ये विचार क्यों आया कि ये इच्छा मेरे मन में क्यों आई? यस दृष्टि? यस मैम, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, पर उसके लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया या कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। ओके, गुड दृष्टि। यस गुनीत? मैम, पहली कठपुतली ऐसा सोचने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ जाएगी और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। ओके, हाँ जी। वो वह नहीं, वह। ओके, कठपुतली ऐसा इसलिए सोचने लगी क्योंकि उसकी बात बाकी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी थी और सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। वे सब भी आजाद होना चाहते थे। अब यदि वह कोई कदम उठाते तो उसे बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना पड़ता। अगर वो कोई गलत कदम उठाती तो वह सबको मुसीबत में डाल सकता था और उसे ऐसे लगा कि धागों में बंधना ही उसकी किस्मत में है, उसके भाग्य में है। तो ऐसा विचार उसके मन में क्यों आया जब सबकी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई है? अब उसे सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये कारण है कि वह एक बार सोचने लगी कि ऐसी इच्छा उसके मन में क्यों जागी। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कविता में कोई डाउट हो आपको? शो मी योर थंब इफ एवरीथिंग इज क्लियर। बस 2 बच्चों को समझ में आया, 3 को, बाकी सब? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी सबको समझ में नहीं आया? ओके, राइट। चलिए, इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर है पोएम ही ले रहे हैं, शाम एक किसान।
शाम एक किसान कविता के बारे में कोई बताएगा मुझे? किसकी लिखी हुई कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। जाड़े की शाम है, एक सर्दियों की शाम है, उस समय प्रकृति कैसी दिखाई देती है उसका वर्णन किया है। ओके। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्म औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत कम शब्दों में लिखी गई है, लेकिन प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। प्रकृति को एक मानव के रूप में दर्शाया है, पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया है। कवि की कल्पना है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। एक पहाड़ है जो बैठा हुआ है, उसके सिर के ऊपर जो बादल है, आकाश है, वो ऐसे लगता है जैसे उसने पगड़ी बांधी हो, साफा बांधा हुआ हो, और सूरज ऐसा लग रहा है दूर से जैसे उस चिल्म खींचता हो। आप लोगों ने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, जैसे लोग आजकल बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करने लगे हैं। दूर कहीं कोई चीज है, पास में खड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसको टॉप से पकड़ा हुआ है ना। और कई फोटोशॉप भी कर लेते हैं लोग, है ना। और कई बार ऐसी फोटोज बनाते हैं कि जैसे बैठे हैं, सूरज या चांद बहुत दूर है और उसको अपने हाथ में दिखाते हैं, हाथ में पकड़ा हुआ है ना। कोई डिब्बे में बंद करता हुआ दिखा देता है कि सूरज को डिब्बे में बंद कर दिया मैंने, डिब्बा ऐसे पकड़ा है और सूरज बिल्कुल पीछे, ऐसे लगता है जैसे डिब्बा डिब्बे में सूरज है, इस तरह से, है ना। वो क्या है? प्रकृति है, प्रकृति को दिखा देते हैं इस तरह से। ऐसे ही कवि को फील हो रहा है, उसकी इमेजिनेशन है कि जो आप कई बार शाम के समय आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम छत पे जाते हैं तो बादलों की कई बार कोई फिगर्स बनी होती है, जिसको देख के लगता है कि अच्छा ये नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना, फिगर्स नजर आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से कवि को ऐसा ही लग रहा है जैसे पहाड़ बैठा हुआ है और आकाश का साफा बांधा हुआ है, आकाश की पगड़ी उसके सिर पर है जैसे, और दूर जो सूरज है वो ऐसे लग रहा है जैसे चिल्म है, हुक्का है, जिसे वो किसान पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही है और ऐसे लग रहा है जैसे उसके घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। वो सफेद पानी जो है, नीला सफेद पानी जो है, ऐसे लग रहा है जैसे चादर पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। दहकना मतलब जलना। पलाश, पलाश फूल होते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं पलाश के, बहुत ज्यादा फूल हैं और उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही हो। आपने अगर अंगीठी जलती हुई देखी हो तो उसमें जो कोयला जलता है, उसके जो अंगारे होते हैं वो ऑरेंज और रेड कलर मिक्स से होते हैं। वही रंग पलाश के फूलों का है, और पलाश के फूलों का जंगल ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में, पूर्व दिशा में अंधकार हो गया है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जब अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कई बार हमें चीजें जो एक्चुअल होती है वो नहीं लगती ना, कुछ और ही दिखना शुरू हो जाता है, कुछ और ही लगता है पड़ा हुआ। तो वो कहते हैं जैसे शैडो ही होती है किसी चीज की, है ना। चीज कोई पड़ी है, उसकी शैडो जो होती है वो हमें कुछ और दिखाई देता है। इसी तरह से भेड़ों का झुंड जो लग रहा है, जो अंधेरा हो गया है, दूर पूर्व में अंधेरा है, जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे भेड़ों का
झुंड बैठा हो। अचानक मोर के बोलने की आवाज आती है, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। मोर की आवाज ऐसे लगती है जैसे किसी ने कहा सुनते हो। चिल्म औंधी, चिल्म हमने पढ़ा सूरज, चिल्म बोला ना, चिल्म औंधी उल्टी हो गई, मतलब सूरज डूब गया। धुआं उठा, यानी कि सर्दियों के दिन है तो ओस आ गई, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? बेटा आप लोगों ने इसे रिवाइज करना है, ठीक है? कल हम अगला चैप्टर करेंगे और ग्रामर टॉपिक करेंगे। थैंक यू बेटा।